इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें सारी चीजें हुई। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, ये हमारा एक्ट नंबर 3 है। ऑब्जेक्टिव है इसका, जितने भी एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित जो टेनेंसीज है, जो हमारी काश्तकारी है, उनसे संबंधित जो लॉ है उनको समेकित करना, उनको इकट्ठा करना और संशोधन करना। पहले के टाइम में अलग अलग लॉज हुआ करते थे इस एक्ट के आने से पहले, तो उन जितने भी लॉज थे उनको इकट्ठा करके एक लॉ बनाना इस अधिनियम का उद्देश्य है। और साथ ही इनको क्या करना, संशोधन करना, इसमें जो भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं आज के टाइम के हिसाब से, मतलब जब ये अधिनियम आया था उस टाइम के हिसाब से, तो उसमें संशोधन करना इस अधिनियम का उद्देश्य था। और साथ ही ये बताता है कि जो भी रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, रिफॉर्म्स करने के लिए, सुधार करने के लिए जो भी उपाय अपनाए जा सकते हैं, तो उन उपाय को अपना करके जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है ना, क्योंकि जमीन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली जमीन को हमें थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा, उसमें नई टेक्निक, नए इंप्रूवमेंट वगैरह करने पड़ेंगे, तो उससे संबंधित हमारा ये पूरा एक्ट है। फिर ये आता है टोटल सेक्शंस की बात, तो टोटल सेक्शंस है 260। फिर टोटल चैप्टर्स की बात देखें तो टोटल चैप्टर्स है 16। प्रेसिडेंट असेंट कब मिली है, 14 मार्च को 1955। इनफोर्स कब हुआ है, 15 अक्टूबर 1955। तो यहाँ पे कैसे याद रख सकते हैं, 14 15 को कनेक्ट करेंगे, ये जो एक तरफ 14 है एक तरफ 15 है, यहाँ हमने 14 फरवरी से इसको कनेक्ट किया, तो फरवरी के बाद नेक्स्ट मार्च याद रखना है। और ये जो देखो 15 है, 15 के साथ अक्टूबर हम लिखेंगे, और ये जो 15 है आपका, ये 5 अक्टूबर से आपको लिमिटेशन भी कनेक्ट हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि इतने सारी जब डेट्स आप देखेंगे अपने आप ये माइंड में सारी चीजें आ जाएंगी आपके, जब एक साथ पूरे एक्ट को आप कवर कर लेंगे। टोटल चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं, टोटल चैप्टर्स 16 है। तो ये जो प्रिलिमिनरी पार्ट है वो 1 से लेके 8 तक आता है। फिर सेकंड है खुदकास्ट। खुदकास्ट का मतलब होता है खुद खेती करना। तो यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग क्लासेस के बारे में हम बात करेंगे, क्लासेस ऑफ टेनेंट। तो यहाँ पे जो टेनेंट है, टेनेंट का काम क्या होता है, खेती करना वहां पे, है ना, उसके बदले लगान वगैरह चुकाता था, लगान वगैरह चुकाता था किसके बदले, जो खेती वगैरह कर रहा है ये, उसके बदले उसको लगान देना होता था। और इसको जो भी चीजें कैश में मिलती थी या काइंड में मिलती थी, वो सारी चीजें इस एक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लासेस ऑफ टेनेंट है आपका 3rd चैप्टर, तो 14 से लेके 18 तक है। तो मैंने आपको रेंज की बात कही है कि मैं रेंज आपको पढ़ाते पढ़ाते याद करा दूंगी, अभी आपको सिर्फ चैप्टर के नाम याद करने। इधर हमारा इसी को ही हम डिवाइड करेंगे 3A में। 3A कहता है कि जो सब टेनेंट है, सब टेनेंट का मतलब होता है टेनेंट भी अपनी उस, जैसे हम कमरा किराए पे लेते हैं, हमने 10,000 रुपए में कमरा किराया लिया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को भी एक कमरा दे देती हूँ। मतलब यहाँ पे अगर मैं विदाउट परमिशन ऑफ लैंड लॉर्ड अगर ये काम करती हूँ तो मुझे निकाला जा सकता है, लेकिन अगर परमिशन से किया जाए तो बिल्कुल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो टेनेंट है अपनी जमीन को और किसी को खेती करने के लिए दे दे तो उसको हम कहते हैं सब टेनेंट। और इस अधिनियम में इसको हम कहते हैं शिकमी आसामी। हिंदी में क्या कहते हैं, शिकमी आसामी। तो ये कोई आसाम से नहीं आया हुआ है, लेकिन इसका नाम ही ऐसा है, ठीक है। तो शिकमी आसामी सब टेनेंट को हम कहते हैं। आपको आदत हो जाएगी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कि इसमें हमारी किस तरीके की चीजें दी हुई है। तो यहाँ जो 3A है वो सब टेनेंट के राइट इसको दिए जा रहे हैं, सब टेनेंट को कुछ राइट कन्फर किए जा रहे हैं, राइट्स कन्फर्मेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कुछ राइट दिए जा रहे हैं, उसके बारे में है आपका 3A। फिर आ जाइए 3A के बाद, तो ये आपका 19 से लेके 30A तक आता है, 19 से लेके 30A तक। उसके बाद में ही आपका 3B है। 3B ये जो है आपका पूरा चैप्टर, इसको क्या कर दिया गया है, इसको रिपील कर दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, इस वाले चैप्टर को हमारे रिपील कर दिया गया है। और ये हमारा रेस्ट्रिक्शन लगाता है ऑन होल्डिंग लैंड इन एक्सेस ऑफ सीलिंग एरिया। जो भी जितनी जमीन आपके पास होनी चाहिए उससे मैक्सिमम लिमिट आप नहीं रख सकते हो, तो सीलिंग एरिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। अब इसको आप याद ना करें, ठीक है। इसके बाद है 3C, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3C चैप्टर जो है वो बात करता है प्राइमरी राइट ऑफ टेनेंट, प्राइमरी राइट्स ऑफ टेनेंट। तो जो अभिधारी है, अभिधारी के प्राथमिक अधिकार क्या होंगे, अभिधारी के प्राथमिक अधिकार क्या होंगे, उसके बारे में ये बात करता है। ये हो गया कंप्लीट। तो 3C जो है वो 31 से लेके 37 तक है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, अभी कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। एक तो जो हमारा प्रिलिमिनरी वाला पार्ट है जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे,
खुदकाश्त वाला पार्ट हमें अच्छे से पढ़ना है। एक ये क्लासेस ऑफ टेनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका प्राइमरी राइट्स ऑफ टेनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 पे। तो डिवोल्यूशन, ट्रांसफर, एक्सचेंज एंड डिवीजन हमारा चैप्टर 4 है। तो इसको अभी आप एक शब्द से याद रखें, डिवोल्यूशन। तो मतलब यहाँ इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, जो भाग वगैरह है, जो खेती वगैरह हो रही है, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको जो प्रॉपर्टी वो किसी और में जा रही है, इस तरीके की विनिमय वगैरह किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो जमीन आपको दी गई है, आप किसी को दे सकते हो क्या, पट्टे पे दे सकते हो क्या, पार्टीशन कर सकते हो क्या, इस तरीके की चीजें हम इस डिवोल्यूशन में पढ़ेंगे। और ये 4 है ABCD। देखो ABCD जब हम देखते हैं तो वो D पे आता है ना, तो इससे आप डिवोल्यूशन याद रखिए, फोर्थ वाला। तो आपके ऑप्शन में ऐसा तो होगा नहीं कि चैप्टर में सिर्फ डिवोल्यूशन ही लिखेंगे या फिर आगे की चीजें लिख देंगे, नहीं, पूरा चैप्टर एक साथ आएगा ऑप्शन में। तो इससे आप याद रख सकते हैं 38 से लेके 54, 38 से लेके 54A तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5 से सरेंडर। देखो एक वर्ड याद रखना है अभी आपको, सरेंडर। S और 5 एक जैसे लगते हैं देखने में, तो ये जो है हमारा सरेंडर हो जाएगा। तो इससे हमने ये सरेंडर याद कर लिया। अबेंडनमेंट, एक्सटिंक्शन, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर ये जो टेनेंट है वो इसको सरेंडर कर दे कि भाई मैं नहीं खेती करना चाह रहा हूँ, रखिए अपने पास, अबेंडन कर दे, छोड़ के चला जाए, अभित्यक्त कर दे इसको। तो ये जो 5th पार्ट है ये हमारा बात करता है 55 से लेके 64 तक, 55 से 64 तक। फिर आ जाइए 6 पे। 6 है इम्प्रूवमेंट के बारे में, इम्प्रूवमेंट, सुधार। तो 6 में सुधार, ठीक है, 6 में यहाँ पे सुधार है। तो इससे हमारा जो 65 से 78 तक है ये यहाँ पे आएगा, 65 से 78 तक। फिर आ जाइए 7th चैप्टर। 7th है हमारा ट्रीज के बारे में, साथ में पेड़ लगाना। तो यहाँ पे लिख लें साथ में पेड़ लगाना, पेड़, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 है उसमें ट्री आ जाएगा 79 से लेके 87, 79 से लेके 87 तक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 8। 8 कहता है डिक्लेरेटरी सूट्स। तो यहाँ पर घोषणात्मक जो वाद है वो किए जा रहे हैं, दावे वगैरह किए जा रहे हैं। तो जो 8 है उसमें घोषणा, ऐसे याद रखेंगे, 8 में घोषणा है, ठीक है। जैसे अगर हम JJ एक्ट वगैरह पढ़ते हैं, आरजेस का जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो वहां पे हमारा जो 8 है वो अडॉप्शन वगैरह की बात आती है ना। तो Yes. अडॉप्ट है ना, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, कैसे भी कनेक्ट करके कि 8 में कोई घोषणा की जा रही है, जैसे वहां पे हम अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम घोषणा कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो 8 है वो 88 से शुरू होता है। और ये ध्यान रखेंगे 8 है तो यहाँ पे 88 है। अगर आप एक एक डिजिट भी पूरे उसकी रेंज की याद कर रहे हैं इनिशियली, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, मतलब आपको एग्जाम में पूरी रेंज भी दिखेगी, तो आप एक चीज को देखते ही पहचान जाएंगे आराम से, ये आप कर सकते हैं। 9 में आता है डिटर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रेंट, डिटर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रेंट। तो डिटर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रेंट, रेंट मतलब लगान है, लगान में आप क्या कर रहे हो, लगान कब खत्म हो जाएगा, डिटर्मिनेशन एंड हो जाएगा, या उसमें कुछ बदलाव वगैरह कर सकते हैं। ये हमारा आता है 93 से लेके 129 तक। और इसमें ध्यान रखें ये जो आपका रेंट है, देखो नो मोदी, कैसे याद रखना है, नो मोदी। मैं किसी भी सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा सिर्फ यहाँ पर उद्देश्य है आपको याद कराना। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन, इसको आपको कैसे याद रखना है, मोदी से याद रखना है। और भी एक्ट में मैंने ये जो ट्रिक है ये अपनाई है, हमें तो बस याद रखना है, ठीक है। तो ये जो 9 है वो हमारा मॉडिफिकेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट पे आ जाइए 10 है हमारा, एक सेकेंड, 10। तो यहाँ पे नो मोदी, मॉडिफिकेशन ऑफ रेंट। फिर ये हम रेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं तो हमारे लिए याद करना मुश्किल नहीं रहेगा। यहाँ पर हम जो 10 है, 10 में बात कर रहे हैं पेमेंट। तो पेमेंट एंड रिकवरी, पेमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट। अब ये रेंट वगैरह किस तरह दिया जाएगा और उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी, उसके बारे में ये हमारा चैप्टर 10 है। 130 से लेकर के 160 तक है। और यहाँ ध्यान रखो 10 रुपए के कुरकुरे, 10 रुपए, तो मैं यहाँ पे रुपए लिख रही हूँ मतलब पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से पेमेंट आपको याद करना है, ये हमारा हो गया। फिर आ जाइए 11 पे। 11 से आता है इजेक्टमेंट। इजेक्टमेंट मतलब निकालना। तो यहाँ पे इसको इजेक्ट कर दिया जा रहा है, जिसको जमीन वगैरह दी है उसको इजेक्ट
के ग्राउंड क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखो बराबर इसको निकाला जा रहा है, और जब इसको बराबर निकाला जा रहा है तो आप इसमें रेंज देखेंगे 161 टू 188 है, मतलब यहाँ पे आप बराबर बराबर देख रहे हैं, 1 1 देख रहे हैं। तो इसी तरीके से इजेक्टमेंट को अभी आप ऐसे कनेक्ट करें, और ये जो रेंज है वो आप एक एक सेक्शन भी थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसको याद कर पाएंगे इजीली। और पढ़ते पढ़ते तो मैं याद करवा ही दूंगी, इसमें हमें पूरा बोरियत के पूरा हम बोरिंग तरीके से इसको इस एक्ट को नहीं पढ़ने वाले हैं। इसकी जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शुरुआत के तो चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे सारे सेक्शन ऑलमोस्ट, लेकिन पीछे के जो सेक्शन है उनमें हमें सारे नहीं पढ़ने, और जो जो पढ़ने हैं देखो अथॉरिटी बहुत ज्यादा है इस पूरे में, है ना। इस पूरे एक्ट में इतनी सारी अथॉरिटी है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पर आप कलेक्टर लिखें, कहाँ पे आप असिस्टेंट कलेक्टर लिखें, कहाँ पे आप तहसीलदार लिखें। तो इस तरह की अथॉरिटी को इस तरह तो याद नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम इसमें पूरा ट्रिक से समझेंगे, ट्रिक से याद करेंगे चार्ट बना करके, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। चैप्टर 12 पे आ जाइए। चैप्टर 12 है ग्रांट ऑफ लैंड। तो यहाँ पे ग्रांट की जा रही है, जो भूमि है वो ग्रांट की जा रही है 12 में जो दी जा रही है। तो यहाँ पे जो 12 है वो ग्रांट की बात करता है, तो यहाँ पे जो ग्रांट है उसकी जो रेंज है वो आती है 189 से लेके 193 तक। 12 में हो गया ग्रांट, और इस ग्रांट को आप उसमें भी कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी जो हेडिंग है हमारी डेफिनेशन में भी आएगी तो आप याद कर पाएंगे। 13 है ग्रोव होल्डर। ग्रोव होल्डर वनधारी, तो यहाँ पे वन वगैरह की हम बात कर रहे हैं, जो बगीचे वगैरह होते हैं ना, ग्रोव होल्डर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा 194 से लेके 198 तक आता है, 194 से 198। फिर आ जाइए 14 पे। तो जो 14 चैप्टर है हमारा वो बात करता है ठेकादार। क्या लिखा हुआ है? ठेकादार। अब ये कोई दारू का ठेका नहीं है, यहाँ पे जो ये ठेका है वो हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। आप क्या करते हो, लगान वगैरह लेने के लिए किसी को लगाया जाता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि आप उस जमीन से जाकर के लगान लेके आना है तो आपको बोला जाएगा ठेकादार, उस एरिया को बोला जाएगा ठेका। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। डेफिनेशन में भी ये हमारा जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 199 से 205 तक आता है ठेकादार। फिर आ जाइए 15 पे। 15 जो है वो बात करता है, हाँ, तो इजारादार और ठेकादार, इसमें एक और टर्म है इजारेदार। इजारेदार, और इसको हिंदी में भी ऐसे ही कहते हैं। तो इजारेदार और ठेकादार एक ही है ये, ठीक है। जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया ये वही है। 15 आता है प्रोसीजर। 15 में है प्रक्रिया। प्रक्रिया किसके बारे में है? प्रोसीजर एंड जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोड्स, ऑफ रेवेन्यू कोड्स। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसमें सारे अपील, रेफरेंस, रिव्यू, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पढ़ने हैं, और ये हमारा आता है पूरा 206 से लेके 245 तक। फिर उसके बाद 16 चैप्टर है हमारा मिसलीनियस। मिसलीनियस, ठीक है, प्रकीर्ण, जिसको हम कहते हैं प्रकीर्ण, और ये हमारा चलेगा 246 से लेके 260 तक। ये है हमारा पूरा रेंज, जो हमने ये चैप्टर की रेंज वगैरह याद की है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा आराम से, आप इसको याद कर लेंगे। और इसमें जो सेक्शंस वगैरह हैं वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमने इसका ऑब्जेक्टिव समझ लिया, हमने इसकी रेंज